Now we move to another part, and this another part that I am going to discuss now is very important from the exam point of view. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप अभी तक करते आए हैं उसमें सब जगह पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के बाद में. जैसे अ लेटर इज रिटन बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, तो बाई का प्रयोग किया जा रहा है. लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं किया जाता. उनके साथ बाई का अगर प्रयोग करेंगे तो वो रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी. अगर ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है सेंटेंस करेक्शन में, स्पॉटिंग एरर में, तो आपको इसके लिए सचेत रहना होगा. ऐसे वर्ब्स कौन से हैं पहले उसको देख लेंगे और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन उनके साथ कौन सी आती है बाई की जगह पर, उसको भी ध्यान में रखेंगे. तो सबसे पहले आइए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उस एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम लोग इसके एक वी विल राइट डाउन द लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स एंड द फिक्स प्रीपोजिशंस दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ बाई. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, जहां पर ये रूल अप्लाई होगा. प्रीपोजिशन बाई की जगह पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा. उदाहरण नंबर 1, आई नो हिम. मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम. पहला सेंटेंस है आई नो हिम. अब कन्वर्जन में आपका रूल अप्लाई करेंगे. पैसिव वॉइस में हम करेंगे क्या कि हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, तो ही हो गया. वर्ब नो है, पैसिव वॉइस में इज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही इज नोन. अब आई है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो क्या हम इसको मी कर देंगे. लेकिन मी से पहले प्रीपोजिशन कौन सी आनी चाहिए? क्या हम लिख सकते हैं ही इज नोन बाई मी? अगर आप इसको कहते हैं ही इज नोन बाई मी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने पे बाई इसका सही यूज नहीं होगा. प्रीपोजिशन बाई इज नॉट करेक्ट हियर. देन व्हाट शुड बी यूज हियर? इंस्टेड ऑफ बाई वी नीड टू यूज प्रीपोजिशन to. ही इज नोन टू मी, यानी बाई का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि प्रीपोजिशन नो टू का प्रयोग किया जाएगा नो के साथ में. तो ही इज नोन टू मी, यानी ये जो था कि मैं उसे जानता हूं, तो वो मेरे द्वारा जाना जाता है, या तो इसलिए ही इज नोन टू मी का प्रयोग आप करेंगे यहाँ पर. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फायर इनगल्फ द हाउस. द फायर इनगल्फ, सबसे पहले इनगल्फ की मीनिंग समझिए. इनगल्फ का मतलब है कोई चीज जो अपने घेरे में ले ले, लपेटे में ले ले किसी को. तो यहाँ पर आग ने चारों ओर से मकान को अपने इसमें ले लिया, घेर लिया. तो इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है द फायर एक्टिव वॉइस में, वर्ब है इनगल्फ यानी पास्ट टेंस में लिखा हुआ, ईडी वर्ब है रेगुलर वर्ब, और ऑब्जेक्ट है आपका द हाउस. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में. सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा द हाउस. अब देखिए वर्ब है पास्ट फॉर्म में इनगल्फ्ड, कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा वॉज इनगल्फ्ड. द हाउस वॉज इनगल्फ्ड. अब यहाँ लिखा है द फायर. अब फायर ने उसको घेरा है, तो इसलिए क्या हम यहाँ पर लिखेंगे द हाउस वॉज इनगल्फ्ड बाय द फायर. बाय द फायर अगर आप करते हैं तो ये इनकरेक्ट यूज होगा. द फायर सही प्रीपोजिशन जो होगा इनगल्फ के साथ वो बाय नहीं होगा, इन होगा. तो द हाउस वॉज इनगल्फ्ड इन द फायर, यानी फायर में, आग में उसने घर को चारों ओर से लपेट लिया. तो द हाउस वॉज इनगल्फ्ड लिए चारों ओर से द फायर. तो यूज ऑफ इन इज अप्रोप्रिएट इन दिस केस. मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, देखिए थर्ड एग्जाम्पल था हिज बिहेवियर शॉक्ड मी. अब आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो है मी, आपका वर्ब है शॉक्ड, शॉक्ड पास्ट टेंस में है, एंड योर सब्जेक्ट इज हिज बिहेवियर. सो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कि मी जो ऑब्जेक्ट है इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, और ये हो जाएगा आई. नाउ योर वर्ब इज शॉक्ड, तो शॉक्ड इज इन पास्ट टेंस, तो हमें यूज करना होगा पास्ट टेंस. पैसिव वॉइस में शॉक्ड का हो जाएगा वॉज शॉक्ड, बिकॉज आई के साथ हम वॉज का प्रयोग यहां पर करते हैं. आई वॉज शॉक्ड. अब आप किस चीज से शॉक हुए? शॉक हुए आप उसके बिहेवियर से, तो हिज बिहेवियर इज द सब्जेक्ट देयर एंड नाउ इट विल बी द ऑब्जेक्ट. आई वॉज शॉक्ड. अब क्या लिखना होगा हमें? क्या हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ? बाई हिज बिहेवियर. बाई हिज बिहेवियर से पहले बाई का प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि वर्ब शॉक्ड के बाद आपको यूज करना पड़ता है एट. प्रीपोजिशन जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो एट है. तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर. ओके,
नाउ मूविंग टू द फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ लिखा था ही सरप्राइज्ड हिज मदर। अब उसने किसको सरप्राइज किया? देखिए सरप्राइज किया अपनी मदर को, हिज मदर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा हिज मदर। सरप्राइज पास्ट टेंस, तो वी विल यूज वॉज सरप्राइज। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, किसने? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट करेंगे, हिम हो जाएगा। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड हिम। अब हिम से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। देखिए इस केस में प्रीपोजिशन बाय करेक्ट है। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड बाय हिम उसके द्वारा किया गया। लेकिन आप फिफ्थ सेंटेंस को देखिए, वर्ब सरप्राइज्ड का ही यूज किया गया है वहां पर, बट द यूज ऑफ बाय विल नॉट बी अप्रोप्रिएट इन दैट केस। आई विल समराइज, बट बिफोर दैट लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस। हिज एक्शन सरप्राइज्ड हिज मदर। देखिए ये सरप्राइज्ड है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हिज एक्शन अब सब्जेक्ट हो जाएगा, उसका जो भी काम था। हिज एक्शन सरप्राइज्ड हिज मदर, सो हिज मदर ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। तो यहां सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हिज मदर सरप्राइज इनटू वॉज सरप्राइज्ड। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, किस चीज से सरप्राइज हुई? हिज एक्शन। तो अब आपको यहां पर करना पड़ेगा, हिज मदर वॉज सरप्राइज बाय हिज एक्शन नहीं होगा सही, बल्कि एट हिज एक्शन। पिछले सेंटेंस में, इन द प्रीवियस सेंटेंस वी सी सरप्राइज्ड बाय हिम था, लेकिन अभी हो रहा है सरप्राइज्ड एट हिज एक्शन। सरप्राइज बाय का प्रयोग नहीं हो रहा है। सरप्राइज के साथ भी शॉक की तरह हम दो अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी चीज से कोई सरप्राइज हो रहा है तो एट का प्रयोग करेंगे, जैसे हिज एक्शन। लेकिन जिस पर्सन के द्वारा सरप्राइज किया जा रहा है, इन दैट केस वी विल यूज बाय। ओके, सिमिलरली शॉक्ड किससे हुआ था पर्सन? अगर आप एग्जाम्पल 3 को देखेंगे तो वहां हिज बिहेवियर था। अब हिज बिहेवियर इज समथिंग, इसलिए शॉक्ड के साथ हम एट लिखेंगे, एटी, एट प्रीपोजिशन करेक्ट है। लेकिन अगर ये शॉक किसी पर्सन के द्वारा होता, जैसे अगर एग्जाम्पल होता जैसे ही शॉक्ड मी, तो आई वॉज शॉक्ड बाई हिम। लेकिन उसकी किसी बात से आप शॉक हुए, जैसे हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। नाउ इट इज टाइम टू लुक एट all such verbs which are backed by some other prepositions, or in some cases they take preposition by itself. What are such verbs? Now I'm going to write verbs followed by some other prepositions or by, किस केस में by के साथ आएंगे? जैसे मैंने अभी आपके साथ सरप्राइज का केस डिस्कस किया। तो सबसे पहले देखिए known, Whenever passive voice में you will use third form, known के बाद to का प्रयोग किया जाएगा, by का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि अगर पैसिव वॉइस में लिखा है तो known के बाद क्या आ रहा है, by आ रहा है या to आ रहा है। सिमिलरली engulf, थर्ड फॉर्म में इसको ये लिखा होगा engulf। आपका काम सीधे देखना है कि इसके बाद प्रीपोजिशन by तो नहीं लिखा है, इसमें लिखा होना चाहिए in। तीसरा उदाहरण आपके सामने अभी मैंने बताया कि अगर आपका वर्ड है सरप्राइज, तो इसके पश्चात अगर किसी चीज से सरप्राइज हो रहा है, समथिंग, सरप्राइज्ड एट समथिंग, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और अगर पर्सन का मेंशन है यहाँ पर तो वो हो जाएगा सरप्राइज्ड बाय समवन। सरप्राइज एट समथिंग, हिज मदर वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। लेकिन पर्सन है तो मदर वॉज सरप्राइज्ड बाय हिम। फोर्थ, सरप्राइज के जैसा ही एक वर्ब और है, एस्टॉनिश। इसका मतलब है किसी को चौंका देना। ये सरप्राइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्ड है तीव्रता में, इट इज मोर इंटेंस। यू आर एस्टॉनिश्ड एट समथिंग, समथिंग शॉर्ट फॉर्म, बट यू आर एस्टॉनिश्ड बाय समवन, सो बाय समवन। फिफ्थ वन, सेम टाइप ऑफ वर्ब एस्टॉनिश की तरह। जैसे अगर आप वर्ब यूज करते हैं अमेज, जिसका मतलब होता है कुछ थोड़ा सा प्लेजेंट सरप्राइज। अगर अमेज्ड वर्ब है तो आप किसी चीज पे अगर अमेज्ड हो रहे हैं तो यू आर अमेज्ड एट समथिंग। लेकिन अगर कोई पर्सन पे अमेज हो रहे हैं तो बाय का प्रयोग किया जाएगा, बाय समवन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि द सर्विस ऑफ द होटल स्टाफ अमेज्ड मी, सो आई वॉज अमेज्ड एट द सर्विस ऑफ द होटल स्टाफ। और अगर आपको पर्सन ने अमेज किया, जैसे माई फ्रेंड अमेज मी, सो आप कहेंगे आई वॉज अमेज्ड बाय माई फ्रेंड, उस केस में इसका प्रयोग होगा। सिमिलरली अगर आपका वर्ड है स्टार्टलेट, स्टार्टलेट का मतलब होता है किसी को चौंका देना, अचानक जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा हो। ये थोड़ा सा डर की तरफ, फियर की तरफ होता है या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे होता है, तो स्टार्टलेट एट। तो इस एट होगा अगर समथिंग का यूज़ किया जा रहा है, एंड बाय होगा अगर कोई पर्सन ने किया, उसके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर, कंटेन।
कंटेन का मतलब कोई चीज़ रखती है, उसके अंदर जो चीज़ होती है। इसके बाद आप ऑलवेज इन का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे। सिंस इट्स ए न्यू वर्ड, तो लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं एक्टिव वॉइस में पहले लिख रहा हूँ, द बॉक्स कंटेन्स रेड बॉल्स। बॉक्स के अंदर क्या है? रेड बॉल्स हैं। ओके, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रेड बॉल्स को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, ये ऑब्जेक्ट है। रेड बॉल्स कंटेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसलिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में बॉल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लिखना होगा, आर कंटेन्ड। रेड बॉल्स आर कंटेन्ड, किसके अंदर है? वो बॉक्स में है। अब बाय द बॉक्स अगर आप कहेंगे तो इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि एक नॉन लिविंग चीज है, तो उसके द्वारा नहीं बल्कि उसके अंदर है, तो इसलिए राइट प्रपोजिशन इन द बॉक्स। रेड बॉल्स आर कंटेन्ड इन द बॉक्स, दिस इज द करेक्ट वर्जन। ओके, मूविंग अहेड, नंबर 7 आपके साथ मैंने डिस्कस किया था वर्ब ऐसा। नाउ मूविंग टू नंबर 8। नंबर 8 डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, किसी चीज को संवारना, डेकोरेटेड। अब जिस चीज से डेकोरेट अगर किया जा रहा है तो उसके साथ आप विद का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। जैसे डेकोरेटेड विद फ्लावर, माई हाउस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, और विद ब्लू लाइट्स। अब विद ब्लू लाइट्स आप कहेंगे क्योंकि ये चीज का प्रयोग किया गया, विद समथिंग। लेकिन जिसने किया डेकोरेट, अगर वो पर्सन है या वो पार्टी या वो कंपनी है, तो आप उसके लिए बाय का यूज करेंगे, बाय समवन। मूविंग अहेड टू नंबर 9। देखिए, टायर्ड वर्ब है, इसके साथ भी प्रयोग करेंगे हम ऑफ का, बाय का प्रयोग नहीं होता। अब मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दे दूं। एन एग्जाम्पल हियर, द वर्क टायर्ड मी। कहना चाहते हैं कि काम ने मुझे थका दिया। एक्टिव वॉइस है क्योंकि किसने आपको थका दिया? वर्क ने। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो मी का आई हो जाएगा, आई। टायर्ड एक पास्ट टेंस का वर्ब है, इसलिए वॉज हो जाएगा, वॉज टायर्ड। अब देखिए, वॉज टायर्ड द वर्क। क्या यूज करना चाहिए ब्लैंक में? बाय विल नॉट बी द करेक्ट वर्जन। अगर हम कहेंगे आई वॉज टायर्ड बाय द वर्क, तो बाय फिर अगेन वर्क कोई लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए आई वॉज टायर्ड ऑफ द वर्क, ओ एफ, ओ एंड सिंगल एफ, ऑफ। दिस इज द करेक्ट वर्जन। तो टायर्ड के बाद भी पैसिव वॉइस में बाय न्यू यूज होगा एंड ऑफ विल बी यूज्ड। मूविंग अहेड, लेट्स गो टू नंबर 10। कई क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं जिनमें देखा गया कि एक वर्ब और है जिसको यूज किया गया, जैसे वो वर्ब है अनॉयड, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और उसके बाद बाय का प्रयोग किया गया है। अब अनॉयड के साथ भी यही चीज है, अगर आप किसी चीज पे चिढ़े हुए हैं, गुस्सा हैं, तो अनॉयड एट का प्रयोग किया जाएगा, अनॉयड एट समथिंग, किसी चीज पर। और अगर कोई पर्सन का नाम है तो अनॉयड बाय समवन, समवन। ओके, जैसे his lazy behavior annoyed me, तो I was annoyed at his lazy behavior, और I was annoyed by him अगर ये सिर्फ पर्सन के नाम तक है। So these are the verb forms that are followed by some other prepositions than by, or if by is used then it is used in certain cases. So at the end of this passive voice, now we go for some practice questions. So I'm going to write a few selected examples and you are supposed to write down the correct answers. Then we will discuss them. तो चलिए अब इस पार्ट को क्लोज करने से पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड जिसमें थोड़ा आपको कुछ डाउट क्रिएट हो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसको। सो लेट्स, इज द टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आप जानते हैं कि ONE का प्रयोग यहाँ कोई या किसी के संदर्भ में होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि किसी को भी अपने वादा पूरा करना चाहिए, तो वही इसका सेंस है। सेकंड, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। मेस कहते हैं जो चीज़ डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो जाए, गंदगी जो फैल जाए। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, ये कौन ऐसा कर रहा है? प्लीज हेल्प मी, इसको कन्वर्ट करते हैं, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। एंड फिफ्थ, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। सिक्स्थ, डू यू इमिटेट others. Seventh, the noise of the traffic kept me awake. Eighth, you will have finished
this work by tomorrow. Next sentence, close the window. 10th, the food tastes good. Let's convert them. So moving to the first one should keep one's promise. You see it's in active voice. Keep is the verb and one is the subject here. One's promise is the object. So let's convert it. It should be sub-object first. So one's promise should keep. I have just told you that whenever we use should and verb first form, it should be converted into should be and verb third form. So one's promise should be kept by one. अब इस सेंटेंस को देखिए, टेक्निकली वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू पैसिव वॉइस, बट लास्ट पार्ट बाय वन, क्या सेंस इसका होता है? क्योंकि वन आपने जो यूज किया वो किसी भी सामान्यता किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, कोई फिक्स पर्सन नहीं है, जैसे राहुल या राम या यू या आई, ये नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो फिर बाय वन लिखने का कोई संदर्भ नहीं बनता। देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग बाय वन because it is applied on anyone. It's written in a generalized sense. So we should write this sentence, correct sentence इसका होना चाहिए, one's promise should be kept. Okay, so or we can convert it into a promise should be kept. Let me just write it. अब इस सेंटेंस में मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इसको टेक्निकली कन्वर्ट करना चाहें तो लिखेंगे हम इसको one's promise should be kept by one. मैंने आपको बताया कि हम वन किसी फिक्स पर्सन का नहीं, जनरलाइज है, इसलिए इसको बाहर कर देंगे। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग बाय वन। सिमिलरली नाउ इफ यू फोकस ऑन द सेंटेंस, ये सेंटेंस होता है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो वंस यानी किसी का, जब वन ही नहीं यूज हो रहा है तो फिर यहाँ पे उसका पॉजिटिव केस वंस से भी कोई सेंस नहीं निकल के आता है। कहने का मतलब है कि जो वादा है वो पूरा किया जाना चाहिए, तो इसलिए वंस की जगह पर इससे बेटर फॉर्म आपको लिखना है, अ प्रॉमिस should be kept. This is a better English. अब इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस में अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आपने टेक्निकल कन्वर्जन पैसिव वॉइस में ये एक चीज है, लेकिन आफ्टर दैट यू विल हैव टू लुक एट द मीनिंग एंड सेंस, और वो सेंस के लिए आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या इससे कोई सेंस बनता है। तो ऐसे सारे सभी जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं जिनका कोई फिक्स नेम नहीं है, जनरलाइज वे में, जैसे वन यूज किया गया, या आप देखेंगे कहीं पर समवन यूज किया गया, या कहीं पे समवन समबडी यूज कर दिया गया, या एक नाउन है पीपल यूज कर दिया गया, PEOPLE, तो नेसेसरी नहीं है कि आप इसको बाय के साथ लिखें ही, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस आपने कर दिया वंस प्रॉमिस की जगह पर अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये आपका करेक्ट वर्जन है। ओके, मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस इन एक्टिव वॉइस। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज क्रिएटिंग, आपका सब ऑब्जेक्ट है दिस मेस, सो दिस मेस को आपको सब्जेक्ट बनाना है। अब दिस मेस, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सेंटेंस है, तो आप क्वेश्चन सेंटेंस हु में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हु को कन्वर्ट करना होता है हमें बाय हुम में। ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है, बाय हुम, हु इज इक्वल टू बाय हुम, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। आई राइट डाउन, आप अपने आंसर इससे मैच करें, बाय हुम, ये हु की जगह पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, बाय हुम इज सब्जेक्ट को लिखेंगे, दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम ऑर्डर यही फॉलो करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। ऑलराइट, अगर पैसिव वॉइस में बाय हुम लिखा है तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हम इसको क्या करेंगे, हु कर देंगे। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हु इज इक्वल टू बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। लेकिन अगर बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश लिखा है तो हम उसके लिए कन्वर्ट करेंगे उसको हु में, हु टीचेस यू इंग्लिश। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी। आप देखते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका यू वो हिडन है, इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं आपको टेंस की क्लास में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलग अलग पार्ट डिस्कस कर रहा था, उसमें असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव
क्वेश्चन सेंटेंस और फिर यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, और आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस डिस्कस किया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सजेस्ट, एडवाइस कुछ करते हैं, जो कि स्पीच आने वाली जो क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, आपके एग्जाम्स में इसका बहुत क्वेश्चन स्पीच पे भी आते हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, यू हिडन है। अब इसको कन्वर्ट जब आप करेंगे तो देखिए क्या करना होगा आपको। सेंटेंस नंबर 3, यू हिडन है तो आप यू को सीधे लिख दें, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट का होता है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। फोर्थ सेंटेंस पे जाने से पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको प्लीज वाले सेंटेंसेस मिले उसमें आप यू आर रिक्वेस्टेड को यूज कर सकते हैं एज अ फिक्स एक्सप्रेशन। नाउ सेंटेंस 4 कहता है यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। देखिए लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ में ध्यान जांच पड़ताल करना। यू मस्ट लुक, दखल देना, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। सिंपल है, इसमें आपको मस्ट दिखाई देता है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मस्ट के साथ में आपका बी का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है आपके साथ। कैन बी डन, कैन डू को हम कन्वर्ट करते हैं कैन बी डन, मस्ट डू को मस्ट बी डन। सो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लेंगे दिस मैटर, इसलिए इसका मैं आंसर आपको सीधे बोल देता हूँ। दिस मैटर शुड बी द सब्जेक्ट, मस्ट बी लुक्ड इनटू, मस्ट के साथ बी ऐड करेंगे, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू बाय यू। दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, और अगर बाय यू नहीं है, सामने वाला समझ रहा है, तो भी बाय की कोई जरूरत भी नहीं है। दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू इफ द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि हाँ किसको देखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडल वर्ब जो भी ओरिजिनल सेंटेंस में मस्ट अगर लिखा है, तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शंस में कई बार वो मस्ट को चेंज करके पैसिव वॉइस में एग्जामिनर वहां पर शुड दे देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है उसको उसी तरह का वर्ड ही वहां पर आना चाहिए, सेम वर्ड आना चाहिए या उसके जैसे इक्वल कोई वर्ड आना चाहिए। मस्ट में बहुत फोर्स होती है, इसमें एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए शुड विल नॉट बी करेक्ट वर्जन। सो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू। फिफ्थ सेंटेंस कहा है समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। पिक्ड पॉकेट का मतलब होता है जेब कटना, इसको करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल को, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। देखिए यहाँ समवन है, ये कोई फिक्स प्रोनाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है, किसी ने काट दिया, वो कौन है उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, इसको सब्जेक्ट हो जाएगा हिज पॉकेट। हैज पिक्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू हैज बीन पिक्ड, दैट्स इट, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब अगर मान लीजिए लिखा होता बाई राहुल, तो बाई राहुल आप तब कर सकते थे, लेकिन समवन में ऑप्शनल है आपके पास, आप बाई लिखें या उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। मूविंग टू सिक्स्थ एग्जाम्पल, इसका आंसर आप देखिए क्या आपने लिखा है, डू यू इमिटेट अदर्स। पहले इमिटेट वर्ड का मतलब समझ लें, इसका मतलब किसी की नकल करना, कॉपी करना, इमिटेशन वर्जन जैसे होता है, कॉपी किया हुआ, किसी की नकल किया हुआ। डू यू इमिटेट अदर्स यानी क्या आप दूसरों की नकल करते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए वर्ब जो है इमिटेट है, डू लिखा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर अदर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बना देंगे और इसके इंटरोगेटिव पार्ट को एज इट इज रखेंगे। तो डू यू इमिटेट अदर्स को हम करेंगे। अब आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज करते हैं, तो अदर्स जो कि प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, यू पर जोर है इसलिए यहाँ पर यू लिखेंगे, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। मूविंग अहेड टू द सेवेंथ एग्जाम्पल, कहता है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। इस सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि आपको किसने अवेक रखा, केप्ट, पास्ट टेंस है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक ये है पूरा सब्जेक्ट इस एक्टिव सेंटेंस का, जिसने आपको जगाए रखा, केप्ट मी अवेक। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन आपके ऊपर हुआ। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर किया है आपने इसको, इसका आंसर देखिए, मी को आई में कन्वर्ट कर देंगे। आई वॉज केप्ट, क्योंकि केप्ट पास्ट टेंस, सो पास्ट टेंस में वॉज केप्ट थर्ड फॉर्म, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। बाय के बाद ये पूरा सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट हो गया।
मूविंग टू अवर 8th एग्जाम्पल, इसको क्रॉस चेक करिए आपने क्या किया। ये कहता है यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात कर रहा है कि कल तक आप ये काम पूरा कर लोगे। अब विल हैव फिनिश्ड ये आपका टेंस है, वर्ब फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ यू सब्जेक्ट है तो ये वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। लेट्स राइट द आंसर, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो। कल तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस जिसको आपने होपफुली आपका आंसर सही हुआ होगा। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। ये कहता है क्लोज द विंडो। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि ए यू पार्ट हिडन है, जिससे कहा जा रहा है उसका लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया गया क्योंकि इट इज अंडरस्टूड। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो। अब इसको हमें जब कन्वर्ट करना हो तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, नंबर 9 का आंसर क्लोज द विंडो। अब ये देखना होगा आपको कि इसमें भाव क्या छुपा हुआ है। जैसे प्लीज आया था इंपेरेटिव सेंटेंस में तो वो रिक्वेस्ट का भाव था। अभी यहाँ पर क्लोज सीधे सीधे कह रहा है, तो अगर ये ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, कमांडेड लिख सकते हैं या आस्क्ड लिख सकते हैं, तो कि यानी आप किसी से कोई काम करने को कहते हैं तो आस्क भी यूज किया जा सकता है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं यू आर आस्क्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो, यू आर ऑर्डर्ड, ये आपने पूरा वर्ब यूज कर लिया, इसलिए जो है इसके बाद इन्फिनेटिव आ गया, टू क्लोज द विंडो। इसी तरह के सेंटेंसेस में, यानी जिसमें वर्ब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले लिखा हुआ मिले, जैसे ये सेंटेंस आपने किया क्लोज द विंडो, तो आप इसी तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यानी यू को सब्जेक्ट लेकर के पूरा पार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड या यू आर एडवाइज्ड। अब सपोज ये वर्ड सेंटेंस की जगह पर अगर डॉक्टर ने लिखा कि डू नॉट ईट आइसक्रीम, ओके, डॉक्टर हैज प्रोस्क्राइब्ड आइसक्रीम, तो वो पेशेंट को कहता है डू नॉट ईट आइसक्रीम। अब आप इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट आइसक्रीम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट आइसक्रीम। ये एडवाइज है क्योंकि ये डॉक्टर की तरफ से आ रहा है, ओके। द फूड टेस्ट्स गुड, अब इसमें वर्ब है टेस्ट्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, द फूड टेस्ट्स गुड। इसको कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट जो है वर्ब, उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं तो यू हैव सीन कि हमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में बहुत आसानी रहती है। वी कैन टेक द ऑब्जेक्ट एंड मेक इट अ सब्जेक्ट एंड स्टार्ट द सेंटेंस, दैट वी हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग, जैसा करते रहे अभी तक। अब यहाँ पर गुड इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये फूड के बारे में बता रहा है कि फूड कैसा है, गुड है, यानी एडजेक्टिव उसके टेस्ट के बारे में आपको बताता है। तो द फूड टेस्ट्स गुड। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट, आई राइट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, द फूड इज गुड व्हेन इट इज टेस्टेड। अब देखिए जो वर्ब टेस्ट था उसको कन्वर्ट किया, इट इज टेस्टेड, इट अपनी तरफ से ऐड किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस था इसलिए इज आ गया। द फूड इज गुड व्हेन इट इज टेस्टेड, जब ये टेस्ट किया जाता है। तो ये एक इसी तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, थर्ड फॉर्म स्मेल का या स्मेल्ड, डबल ईडी भी कर सकते हैं और दूसरी स्पेलिंग भी। तो ये कन्वर्जन हुआ इस तरह का। आई टुक ऑल दीज एग्जाम्पल्स विच आर स्लाइटली ट्रिकी and I've shown you how to convert them into passive voice. So now you have seen that how passive voice is converted from active voice, but in each part we have used the verb third form. Please remember that the verb third form should be in the correct form. I mean that कि you must have a command over the common verbs and their third form. अब कुछ ऐसी verb form भी होती हैं, जैसे आपने first, second, third form पढ़ी हैं, go, went, gone, या do, did, done, या has या have first form है, had उसकी second और third form है। तो एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, यानी कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि ईडी ऐड करके एक पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म कन्वर्ट की जा सकती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कॉमन वर्ब फॉर्म्स जिनमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम वर्ब फॉर्म्स में
कोई ऐसी गलती ना कर दें एग्जाम्स में कि कन्वर्जन करना हो या सेंटेंस लिखा हो और उसका सही फॉर्म का ज्ञान की नॉलेज नहीं होने की वजह से वी कैन यूज अ रॉन्ग फॉर्म। सो देखिए, पहला आपको मैंने बताया कि रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनमें आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? बाई जस्ट एडिंग ed। There are so many verbs which are used as a regular verb, जैसे walk, walked, walked, stop, stopped, stopped, work, worked, worked, stay, stayed, stayed। तो आपके ed ऐड हो जाता है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसी तरह कैटेगरी में कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें आप OUGST ऐड कर देते हैं और थर्ड फॉर्म बन जाती, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे bring, brought, brought, इसमें ओ कुछ की स्पेलिंग में ए भी आ जाता है। अब जैसे बाई है तो बाई, बॉट, बॉट, BAUGST हो जाएगा। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, टीच, टॉट, टॉट। ओके, सो इस तरह से ये ऐसे कुछ वर्ब फॉर्म बन जाते हैं। मूविंग अहेड, सो फर्स्ट फॉर्म रेगुलर ed ऐड करके हम बहुत सारे वर्ब फॉर्म बनाते हैं। लुक एट द सेकेंड टाइप। ed के बाद आप देखेंगे कि कुछ जगह पर एक कॉमन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जैसे AUGHT। इसको प्रयोग करके हम लिख सकते हैं वर्ब के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। जैसे ब्रिंग है तो उसका जो वर्ड होता है वो ब्रॉट हो जाता है, थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर चेंज हो जाती है, BROUGHT हो जाता है। बाई का बॉट हो जाता है। इसी तरह से कैच का कॉट होता है, CAUGHT। तो ये स्पेलिंग से भी हम सेकेंड फॉर्म वर्ब की और थर्ड फॉर्म वर्ब की बन जाती हैं। मूविंग अहेड, थर्ड टाइप, आप देखेंगे बिल्कुल न्यू वर्ब आ जाता है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। जैसे गो एक फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, इसका सेकेंड फॉर्म जब आप करते हैं तो एक न्यू वर्ड वेंट, एंड द थर्ड फॉर्म व्हेन यू डू इट इज गॉन। तो इस तरह के वर्ब भी हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपने वर्ब किया कम, जब आपने वर्ब सेकेंड फॉर्म किया तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, केम हो गया, और थर्ड फॉर्म में फिर कम हो जाता है। या इसी तरह से आप कोई और वर्ब फॉर्म, जैसे आप डू देखें तो फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, सेकेंड फॉर्म उसकी हो जाती है डिड, एंड थर्ड फॉर्म जब आप करते हैं तो हो जाती है डन। तो एक न्यू वर्ड या एक बिल्कुल स्पेलिंग चेंज हो गई, इस तरह के वर्ब फॉर्म्स हो गए। फोर्थ आप देखेंगे ऐसे वर्ब फॉर्म्स जिनमें आपको उनकी फॉर्म चेंज ही नहीं होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती है। अब यहाँ पर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन वो दे सकते हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए बट दे हैव चेंज द वर्ब फॉर्म। जैसे एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज आस्क्ड दैट द सेंटेंस वॉज रिटन, दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड बाई BBC 10 years ago। अब दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्ट एक ऐसा वर्ब है, प्रसारित होना, जिसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म आप नहीं कर सकते, वो सेम फॉर्म रहता है। तो दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट बाय BBC 10 years ago, ये करेक्ट वर्जन हुआ। अब ऑल सच स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो द मीनिंग, दे आर बाउंड टू कमिट एन एरर इन दिस केस। तो पहले अब आप जरा फोर्थ पार्ट को डिटेल्स में देख लें, ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। तो कॉमन वर्ब्स तो आपको पता है जो आपने पढ़े हैं, जैसे शट, ये तीनों फॉर्म इसकी सेम रहती है। फर्स्ट फॉर्म इट रिमेन्स शट शट, पुट इट रिमेन्स सेम, हिट इट रिमेन्स सेम, लेट LET इट रिमेन्स सेम। लेट की तीनों फॉर्म चेंज एक ही रहती है, लेट। इसी तरह से बर्स्ट, BURST, बर्स्ट मतलब फट जाना, इसकी तीनों फॉर्म में आप देखिए ED नहीं आएगा, ये बर्स्ट 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 तीनों फॉर्म रहेगी। एक वर्ड होता है बस्ट, BUST, बस्ट, उससे लेकर के इसको कंफ्यूज मत होइएगा। समटाइम्स यू प्ले गेम्स, उसमें होता है ना बस्टेड, आप पकड़ लिया तो बस्टेड हो जाएगा, वो बस्ट मतलब पकड़ा जाना, तो ED उसमें ऐड हो जाता है, बट ये बर्स्ट है फट जाना, इट रिमेन्स सेम। इसी तरह से वर्ब है स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड के तीनों फॉर्म सेम रहेंगे, स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेडेड करके कोई वर्ब नहीं बनेगा। मूविंग अहेड, वर्ब है हर्ट, HURT, हर्ट, हर्टेड आप नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी हर्ट की। सिमिलरली एक वर्ब है शेड, शेड का मतलब होता है गिरा देना, झाड़ देना, जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, शेड रिमेन्स शेड, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होगी। इसी तरह से एक वर्ब है थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, धक्का देना, सो थ्रस्ट का थ्रस्टेड कोई फॉर्म नहीं होता, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा थ्रस्ट का। सिमिलरली वी हैव अ वर्ब वेट,
BET बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, जैसे आप बेटिंग जानते हैं सट्टा वट्टा लगाने के लिए, इसका भी फॉर्म चेंज नहीं होता, बेटेड कोई फॉर्म नहीं होता। इसी तरह से बोली लगाना नीलामी वगैरह में उसको बिड कहते हैं, बिडिंग यू नो इट्स अ कॉमन वर्ड। बिडेड कोई वर्ड नहीं होता, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिड की भी सेम रहेगी। सिमिलरली मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रॉडकास्ट को भी हम सेम रखते हैं, इसका भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो ब्रॉडकास्ट रिमेन्स ब्रॉडकास्ट। इसी तरह से टेलीकास्ट अगर है तो टेलीकास्ट रिमेन्स टेलीकास्ट, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं की जाएगी। मूविंग अहेड, अगर आपका वर्ड स्प्रेड है तो स्प्रेड को भी हम सेम रखेंगे, द वर्ब फॉर्म विल नॉट बी चेंज्ड। क्विट एक वर्ब है, क्विट मतलब छोड़ देना, इसकी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेंगी। जैसे आई क्विट दिस जॉब, ये तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन ही क्विट दिस जॉब 10 years ago, 10 साल पहले, तो क्विटेड नहीं आएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, दीज आर द कॉमन कन्फ्यूजेबल वर्ब फॉर्म्स जिनमें कि थर्ड फॉर्म आपको सेम रहनी, सेकेंड फॉर्म सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। इसी लिस्ट में मूविंग अहेड, एक वर्ब है COST कॉस्ट, कॉस्ट की भी तीनों फॉर्म सेम रहती है। देखिए कॉस्ट कॉस्टेड नहीं होता, तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एज इट इज। जैसे दिस पेन टुडे कॉस्ट्स 10 rupees, दिस पेन 10 years ago कॉस्ट 2 rupees, तो कॉस्टेड नहीं करेंगे। और एक वर्ब होता है CAST कास्ट, कास्ट का मतलब छोड़ देना किसी चीज को, तो जैसे एग्जाम्पल है द शिप कास्ट द हार्बर लास्ट नाइट, सो कास्ट रिमेन्स कास्ट कास्ट। ओके, आप वोट डालने के लिए भी कास्ट करते हैं यूज, तो उसमें भी ये सेम फॉर्म रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ऑलराइट, सो दीज आर द कॉमन वर्ब फॉर्म्स विच रिमेन सेम, और उनकी लिस्ट मैंने आपसे डिस्कस कर ली। मूविंग अहेड वी विल डिस्कस सम पेयर्स ऑफ वर्ब्स और सम ट्रिपलेट्स ऑफ वर्ब्स विच आर वेरी क्लोज इन मीनिंग एंड विच हैव क्वाइट कन्फ्यूजेबल वर्ब फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आर कन्फ्यूजेबल। सो टेंसेज में ऐसी एरर ना हो, पॉसेसिव वॉइस में सही हो, इसलिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ब फॉर्म का। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कॉमन कन्फ्यूजेबल वर्ब फॉर्म्स। तो सबसे पहला ऐसा एक ट्रिपलेट लेते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ब फॉर्म्स। नंबर 1, फॉल एंड फेल। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है V1, जो मैं पहले लिखूंगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म। फॉल का मतलब गिरना होता है, एवरीबडी नोज, सेकेंड फॉर्म इसका हो जाता है फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। लेकिन जो फेल वर्ब है, एक दूसरा वर्ड, दिस फेल इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ फॉल, बट इट्स अनदर वर्ड, इट मीन्स कॉज टू फॉल। फॉल मतलब गिरना, फेल का मतलब गिराना, कॉज टू फॉल, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फेल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है फेल्ड, इसको याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है, द स्मगलर्स फेल्ड हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, सैकड़ों पेड़ काट दिए या गिरा दिए, तो इसलिए इसमें फेल्ड देख करके डोंट बी सरप्राइज्ड कि ये तो गलत हो गया, फॉल का पास्ट फॉर्म होना चाहिए, दैट्स नॉट करेक्ट, तो यहाँ फेल्ड सही यूज है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर एक कॉमन वर्ड है, आप सब जानते हैं, HANG हैंग, और दूसरा वर्ड इसी का वो भी हैंग है। दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, वो पहले मैं वर्ब फॉर्म बता दूं, फिर मैं उसकी मीनिंग बताता हूँ। देखिए एक का वर्ब फॉर्म सेकेंड में हैंग्ड हो जाता है, थर्ड भी हैंग्ड होता है, इट्स हैंग्ड, एंड द सेकेंड हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हंग। पहला जो हैंग जिसमें ED लगा दिया गया, इसका मतलब होता है फांसी लगाना। तो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है द ड्रेडेड रॉबर वॉज हैंग्ड, ओके, उसको हैंग किया गया, फांसी लगा दी गई। लेकिन जो दूसरा वर्ड हैंग है, इसका मतलब किसी भी चीज़ को लटकाना, ये फांसी से संबंधित नहीं है। आप किसी फ्रेम को, किसी पिक्चर को, किसी चीज़ वॉल पे लटकाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको हम हैंग कहते हैं। कपड़े को लटका देते हैं सूखने के लिए, टू ड्राई, तो उसमें हम हैंग और सेकेंड थर्ड फॉर्म हंग यूज़ करते हैं। जैसे हंग पार्लियामेंट आपने सुना होगा, जब किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती, तो दैट्स कॉल्ड अ हंग पार्लियामेंट। अब इसमें फांसी नहीं है, इसलिए इसमें ED नहीं आएगा। सो मूविंग अहेड द थर्ड पार्ट, FIND फाइंड, और एक वर्ड है FOUND फाउंड, इस फर्स्ट फॉर्म है दोनों। फाइंड मतलब पाना, इसका सेकेंड फॉर्म आपको पता है फाउंड हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फाउंड।
जबकि फाउंड जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म होता है फाउंडेड और फाउंडेड, थर्ड फॉर्म। ओके, मीनिंग देख लीजिए, फाइंड तो सबको पता है, फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, टू स्टैब्लिश। जैसे आप देखते हैं लिखा होता है कॉलेजेस पे, इंस्टीट्यूशंस पे कई बार, दिस कॉलेज वाज फाउंडेड बाय अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मतलब महान कोई भी जो लोगों के लिए काम करते थे उनके द्वारा ये स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड और फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसमें सिमिलैरिटी है। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट डिस्कस करते हैं जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। LIE लाई, LIED इसका सेकेंड फॉर्म और LIED इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है। एक वर्ड आप पढ़ते हैं वो भी LIE होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है ले एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है लेइंग। थर्ड वर्ड इज ले, उसका सेकेंड फॉर्म लेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लेड। सो नंबर 4 में पहला वर्ड लाई है, LIE लाई, इसका मतलब झूठ बोलना, और सेकेंड फॉर्म उसका लाइट, थर्ड फॉर्म इज लाइट, झूठ बोला था, झूठ बोला, जैसे ही लाइट टू मी, यानी उसने मुझसे झूठ बोला। सेकेंड जो लाई है जिसका सेकेंड फॉर्म LAY ले हो रहा है और थर्ड फॉर्म LAIN लेन है, इस लाई का मतलब होता है लेटना। तो जैसे आप कहते हैं ले लाई लेटना, इसमें ले को यूज करते हुए सेंटेंस उदाहरण है, आई ले ऑन द सोफा लास्ट नाइट, तो कल रात मैं सोफा पे सोया। ओके, तो ये ले हो गया, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई लेन। बट जो थर्ड वर्ड है इसमें ले, इस ले का मतलब लेटना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है किसी चीज को बिछाना या लिटाना, कॉज टू लाई। जैसे फॉल और फेल में मैंने आपको बताया था कि उसका फेल का मतलब होता है कॉज टू फॉल, यानी किसी चीज को गिराना। तो ऐसी ले का मतलब होता है किसी चीज को लिटाना या बिछाना या प्लेस करना। सो ले का सेकेंड फॉर्म लेड एंड थर्ड फॉर्म लेड। अब फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस जैसे स्टोन चिप्स, छोटे वाले पत्थर, स्टोन चिप्स आर लेड टू मेक रोड। रोड बनाने के लिए स्टोन चिप्स को पहले बिछाया जाता है, रखा जाता है। ओके, अगर आप कहते हैं डोंट ले योर ब्रीफ केस ऑन द टेबल, यानी या ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी उसके ऊपर आप उसको मत रखिए, प्लेस मत करिए, तो ये ले हो गया। तो इस ट्रिपलेट से भी बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वाइट कंफ्यूजिबल है इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म। मूविंग अहेड, नंबर 5 ऐसा ट्रिपलेट है बेयर, सेकेंड फॉर्म BORE, बोर, BORE बोर, and the third form is born and BORNE. So fifth pair है bear। इस पहला वाला bear जो वर्ड है इसका मतलब होता है जन्म देना। ओके, इसका सेकेंड फॉर्म है बोर एंड थर्ड फॉर्म इज बॉर्न। जैसे आप पढ़ते हैं सेंटेंस कि आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 1979, तो आई वॉज बॉर्न, वो सेकेंड थर्ड फॉर्म BORN हो गया। तो दूसरा वर्ड जो है बेयर, इसका मतलब कैरी करना, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। तो आप पढ़ते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस या एयर बॉर्न डिजीजेस या फूड, तो इस उससे द्वारा कैरी की जाने वाली, उसका सेकेंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म BORNE बॉर्न होगा। नंबर 6 वर्ड है स्टिक, STICK स्टिक, और दूसरा वर्ड है स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक। अब स्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर के अड़ जाना, इफ़ यू स्टिक टू योर डिमांड्स, यानी आप अपने डिमांड्स पे अगर स्टिक कर गए, स्टिक अप कर गए तो क्या। और स्ट्राइक का मतलब होता है चोट पहुंचाना, किसी भी चीज़ को चोट करना या स्ट्राइक करना। सो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, स्टिक का सेकेंड फॉर्म होता है STUCK स्टक एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टक। अब पढ़ते हैं आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, तो आई वॉज स्टक अप इन ट्रैफिक यानी मूव नहीं कर पाए, चिपक गए वहीं पे रुक गए, स्टक हो गया। और स्ट्राइक का मतलब चोट लगना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्ट्रक, STRUCK एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन स्ट्रक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये इसके तीनों फॉर्म हो गए इसका। सो अगर चोट लगने वाली बात है तो इस सेंटेंस में बनाता हूँ जिसमें स्ट्राइक का फॉर्म स्ट्रक यूज किया जाएगा। ही वॉज स्ट्रक ऑन हिज फेस, यानी उसको हिट कहाँ किया गया, उसके फेस पे। मूविंग टू द 7th सच पेयर, आप सब जानते हैं कॉमन वर्ड है सी, इसका देखना, इसका सेकेंड फॉर्म है सॉ एंड थर्ड फॉर्म इज सीन। लेकिन एक और वर्ड है सॉ, SAW सॉ की तरह यूज किया जाता है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है सॉड एंड ED लगा के थर्ड फॉर्म भी सॉड।
अब सी सॉ सीन एस डबल ई यूज करते हैं, लेकिन सॉ का मतलब होता है किसी चीज को काटना, जैसा सॉ कहते हैं आरे को, आरा जो लकड़ी को काटने के लिए यूज किया जाता है, तो सॉट उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। वर्ड नंबर 8 एक ट्रिपलेट है, क्वाइट क्लोज, होमोफोन्स जैसा, मीनिंग भी बहुत क्लोज है इसकी। जैसे फर्स्ट वर्ड है राइज, फिर एक वर्ड होता है इसमें रेज, RAISE रेज, एंड अनदर वर्ड टर्म इज राइज रेज एंड RAZE रेज। देखिए होमोफोन्स जैसे हैं रेज और रेज। पहला जो वर्ड राइज जिसका मतलब उठना है, इसका सेकंड फॉर्म आप यूज करते हैं रोज, एंड थर्ड फॉर्म इज राइजन। राइज रोज राइजन, उठना, सन राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट। रेज जो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब उठाना, टू अपलिफ्ट। टू अपलिफ्ट क्या, किसी मुद्दे को, किसी बात को, जैसे द MP रेज्ड द बिल, द इशू इन द पार्लियामेंट, उसने उठाया मुद्दे को, तो इसका सेकंड फॉर्म करते हैं रेगुलर वर्ब की तरह, रेज्ड है और ED ऐड कर दिया, रेज्ड। और जो थर्ड रेज है RAZE, ये रेज का मतलब ढहा देना, टू डिस्ट्रॉय, टू ब्रिंग डाउन। जैसे बिल्डिंग, इलीगल बिल्डिंग है, उसको रेज डाउन कर दिया गया, गिरा दिया गया। इसका सेकंड फॉर्म रेज, ED रेगुलर वर्ब, and third form is also raised, RAZED. So the building was raised down by the local government. Number 9 word है fly and second word is flow. Fly का मतलब सभी जानते हैं, fly मतलब उड़ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है flew and third form is flown. और flow का मतलब बहना, जैसे water का flowing, flow बहना। flow का सेकंड फॉर्म होता है flowed and third form is also flowed. प्लीज रिमेंबर, फॉर बर्ड उड़ने के लिए फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, एंड फॉर बहने के लिए पानी के फ्लो, फ्लोट, फ्लोट, ये तीनों फॉर्म इसके हो जाते हैं। मूविंग टू 10th कंफ्यूजिबल पेयर, एक वर्ड है वाइंड और एक वर्ड है वर्ब है WOUND, वूंड। ये दोनों वर्ड हैं या दोनों वर्ब हैं। वाइंड जो होता है उसको किसी चीज़ को लपेटना, जैसे आप जानते हैं वाइंडिंग कहते हैं मोटर्स में, या उसमें वायर को लेकर के लपेटते हैं, तो वाइंड। और वूंड का मतलब होता है टू इंजर, यानी चोट पहुंचाना, टू हर्ट, घायल कर देना। सो वाइंड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वूंड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम वूंड। बट जो वूंड जिसका मतलब घायल करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वूंडेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वूंडेड, मतलब घायल कर दिया। सो हियर आई हैव डिस्कस विद यू कॉमन कन्फ्यूजिबल वर्ब फॉर्म्स, and if they are in place, तो voice में, tenses में, you will not come across major issues.